हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 18। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी अबाउट द आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसमें आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन का मैंने 2 वीडियो बनाया था। एक वीडियो में मैंने कुछ चेंजेस बताए थे कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, और दूसरे वाले पार्ट में मैंने शो किया था कि चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ बोल्शेविक क्या था, कैसे बोल्शेविक लोगों के जो उम्मीदें थी उससे अपोजिट काम करने लगी थी और उसका एक एटीट्यूड जो है वो चेंज होता नजर आ रहा था। तो पहले वीडियो में जो आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन का पार्ट 1 था, उसमें मैंने बताया था कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुरू हो गया था। जो बड़ी बिल्डिंग्स थी वो भी अब लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग, जो पुअर हैं जिनके पास बिल्डिंग्स नहीं है उनको दिया जा रहा था। तो ओवरऑल सोसाइटी में हो क्या रहा था, एक तरीके से अगर आउटलाइन देखा जाए तो ओवरऑल जो थोड़े हायर क्लास के लोग थे, अपर स्ट्रेटा के लोग थे, उन लोगों को नीचे लाया जा रहा था, और जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं इनको थोड़ा ऊपर लाया जा रहा था। मीन सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन किया जा रहा था। तो अब इससे लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर जो बिल्डिंग्स का पार्टीशन है, इन सारी चीजों से होता क्या, जो अपर स्टेटा के लोग हैं वो लोग नाराज हो रहे थे क्योंकि उनके साथ थोड़ा बुरा हो रहा था। कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत से, कमाई से ये चीजें अर्न किए थे, या जो भी रीजन रहा हो, ये उनसे बिलोंग करता था, तो उसको लिया जा रहा था। इससे वो लोग नाराज थे। और साथ ही साथ जो बोल्शेविक का चेंजिंग एटीट्यूड था, जिस चीज को लोग चाहते थे, बोल्शेविक से जो चीज लोग चाहते थे वो चीज बोल्शेविक नहीं कर रही थी। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदल रही थी, बदलता रंग इसका नजर आ रहा था, जिसकी वजह से सोसाइटी में थोड़ी सी नाराजगी फैल रही थी। तो इस वजह से, इन सारी रीजंस की वजह से एक बार फिर से एक तरीके का रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसको हमने सिविल वॉर बोला। रिवॉल्यूशन इन द सेंस कि फिर से चेंज लाने की कोशिश की गई, और इस बार चेंज लाने की कोशिश कैसे की गई? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक पार्टी पावर में आ चुकी थी, और इस बार जो कोशिश की गई थी ये बोल्शेविक पार्टी को हराने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो पीछे आउटलाइन मैंने बता दिया है कि क्या क्या था, चीजें क्या पूरी हो रही थी जिसकी वजह से सोसाइटी में दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या था, क्यों हुआ, और इसमें क्या हुआ, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, जब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, मैंने बताया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी शुरू हुआ था। तो जब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक पार्टी ने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया कि अब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उस टाइम पे क्या था कि जो आर्मी मेंबर्स थे, जो लोग आर्मी ज्वाइन किए हुए थे, बेसिकली देखो हुआ क्या, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा आर्मी की डेथ हो गई थी रशिया की। तो इसकी वजह से मैंने बताया था कि जो सोसाइटी में वेल टू डू पर्संस थे, जो थोड़े हट्टे कट्टे थे, हेल्दी थे, जो कुछ कर सकते थे, उन्हें आर्मी ज्वाइन करवाया गया। बेसिकली हट्टे कट्टे एंड ऑल, मतलब कि जो पीजेंट्री क्लास थी और वर्कर्स क्लास था, इसमें से कुछ कुछ लोगों को आर्मी ज्वाइन करवाया गया था। तो अभी जब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो आर्मी में ज्यादातर लोग, वैसे भी वहां की ज्यादा पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थी। तो इस समय तो और भी ज्यादा, मीन्स इन्हीं लोगों को और भर्ती किया गया था। तो आर्मी की ज्यादातर पीजेंट्री क्लास से कॉन्स्टिट्यूटेड थी। ठीक है, ज्यादा आर्मी के मेंबर्स जो थे वो फार्मर क्लास, पीजेंट्री क्लास से बिलोंग करते थे। तो जब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर हुआ तो ज्यादातर लोगों को, आर्मी के जो मेंबर्स थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरा घर पे होना जरूरी है। उन्हें ऐसा लगता था कि अभी लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन चलेगा तो लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन में उनके घर वालों के साथ न्याय होगा या अन्याय होगा, उनको सही जमीनें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी भी क्या नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें उन्हें परेशान कर रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे, जो मेंबर्स पीजेंट क्लास के आर्मी ज्वाइन किए हुए थे वो सबके सब आर्मी छोड़ के घर जा रहे थे, आर्मी छोड़ के जा रहे थे, आर्मी डेजर्ट कर रहे थे। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा था, पहला पॉइंट ये है कि आर्मी डिजर्ट हो रही थी। क्यों हो रही थी? आर्मी ब्रेकडाउन हो रही थी। इसका रीजन था कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। तो अब आर्मी धीरे धीरे डिजर्ट हो रही थी, ब्रेकडाउन हो रही थी, खत्म हो रही थी। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट पे है कि नॉन बोल्शेविक रेवोल्यूशनरीज, लिबरल्स एंड द नोबिलिटी क्लास क्रिटिसाइज द अपराइजिंग ऑफ बोल्शेविक्स। अब इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहला वर्ड नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ये कौन है? तो सोशलिस्ट दो तरीके के थे, एक वो जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे, और एक वो जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो वो बोल्शेविक, वो रेवोल्यूशनरीज
वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में, तो वहां बताया था कि लिबरल्स बेसिकली मिडिल क्लास के लोग थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी ओन करते थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी भी प्रॉपर्टी अगर इनके पास है तो लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से ये नाराज थे, क्योंकि ये और प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये बोल्शेविक पार्टी अपोज करती थी। तो ये भी बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ थे। और साथ ही साथ नोबिलिटी क्लास का मतलब कि जो राजा से रिलेटेड थे, कंजर्वेटिव पीपल्स जो थे, जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते थे, जो राजा को सपोर्ट करते थे और जो चर्चेस वगैरह से रिलेटेड थे। मतलब कि जितनी भी अपर स्टेटा के लोग थे, चाहे वो नोबिलिटी थे, लिबरल्स थे या फिर नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, ये सारे लोग क्या कर रहे थे? दे वर क्रिटिसाइजिंग द अपराइजिंग ऑफ बोल्शेविक। बोल्शेविक पार्टी जो कर रही थी इसको कंडेम कर रहे थे, इसकी निंदा कर रहे थे, इसकी बुराई कर रहे थे और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब आवाज उठा रहे थे तो ये भी चाहते थे कि अब इस सिविल वॉर में बोल्शेविक पार्टी के रूल को फिर से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी इनके लिए सही नहीं कर रही थी। तो बोल्शेविक पार्टी से लड़ने के लिए इन्होंने साउथ रशिया का हेल्प लिया, साउथ रशिया की तरफ मूव किया और वहां से ट्रूप्स का अरेंजमेंट करना शुरू किया। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि ये साउथ रशिया क्या है। तो देखो चैप्टर जब पढ़े हो तो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को है। बोल्शेविक का मेजर कंट्रोल कहाँ पे था? सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को एरियाज में, इसी के अगल बगल के एरियाज में ज्यादा कंट्रोल था। पूरे रशिया पे कंट्रोल अभी नहीं हुआ था, रशिया के एक छोटे से पार्ट में ही अभी बोल्शेविक का कंट्रोल था। बट पॉइंट क्या है कि बोल्शेविक का जो मेन पार्ट था, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस सेक्शन वाला जो पार्ट था, मतलब कि मेन इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा था रशिया में? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही तो था जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप थी। तो इनके कंट्रोल में मेन एरिया था, मेन सेंट्रल इंडस्ट्रियल एरिया था इनके कंट्रोल में, तो ये एक प्लस पॉइंट था। लेकिन अभी क्या बात हो रही है कि ये ईस्ट, देखो ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के आसपास मॉस्को और पीटर्सबर्ग है, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, तो ये साउथ रशिया वाला जो पार्ट था ये अभी बोल्शेविक के कंट्रोल में नहीं था। तो ये जो ट्रूप्स थे, मतलब कि नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, लिबरल्स और नोबिलिटी क्लास के लोग जो इनके अपराइजिंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे मूव टूवर्ड्स साउथ रशिया टू कलेक्ट या टू यूनाइट द ट्रूप्स टू फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक्स। बोल्शेविक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, फाइट करने के लिए ये ट्रूप्स का अरेंजमेंट शुरू किए थे। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, टू फाइट बोल्शेविक के आगे मैंने लिखा है रेड्स। व्हाट डज दिस मीन? ये देखो एक सिंबल था उस टाइम बोल्शेविक पार्टी के लोगों को, जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बोल्शेविक के सपोर्टर्स को रेड से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, ये याद रखो। अभी आगे दो टीमें और हैं उनके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिससे आर्मी डिसइंटीग्रेट होने लगी, ब्रेक डाउन होने लगी। दूसरी चीज कि जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, लिबरल्स थे और नोबिलिटी क्लास थे, दे वर क्रिटिसाइजिंग द वर्क ऑफ बोल्शेविक एंड वेंट टू साउथ रशिया टू अरेंज ट्रूप्स टू फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक्स, मतलब रेड्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। रेड्स कौन थे? ये डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हु वर रेड्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर? तो द सपोर्टर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टीज एंड द मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टीज वर नोन एज रेड्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन रशिया। अब ये तो हो गया कि रेड की कहानी। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा है सपोर्टर्स ऑफ जारिस्ट रेजाइन। जारिस्ट रेजाइन का मतलब क्या है? जो जार के शासन को सपोर्ट करते थे। मतलब सिंपल है कि जो जार के सपोर्टर्स थे, यहाँ पे जारिस्ट रेजाइन की जगह आप इतना भी लिख सकते हो कि सपोर्टर्स ऑफ जार वर नोन एज क्या? वाइट्स, ठीक है। तो द सपोर्टर ऑफ जारिस्ट रेजाइन वाइट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, कौन से सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज? तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जो ऊपर मैंने लिखा है। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे इनको ग्रीन्स बोला जाता था, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन लोग आते थे, तो जितने भी लोग जारिस्ट रेजाइन से बिलोंग करते थे, जो जारिस्ट रेजाइन को सपोर्ट करते थे, वो सारे के सारे हमारे व्हाइट्स में आते थे। बोल्शेविक पार्टी को जितने लोग सपोर्ट करते थे वो सारे रेड्स में आते थे, और जितने बचे वो सारे के सारे हमारे किस में आते थे? ग्रीन्स में आते थे।
तो एक तरीके की टीम बन चुकी थी। टीम कौन कौन सी बनी थी? तो एक तरफ रेड थी, रेड मतलब बोल्शेविक, और दूसरी तरफ ग्रीन्स और व्हाइट थी जो रेड के खिलाफ लड़ रही थी। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? व्हाइट एंड ग्रीन्स वर सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एंड अमेरिका। अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने कहा कि सिविल वॉर था। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर मतलब कि कंट्री आपस में लड़ रही थी, अपने अंदर ही लड़ाई चल रही थी, किसी और से नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है वर्ल्ड वॉर जो था वो दूसरे कंट्री से हो रहा था, लेकिन सिविल वॉर का मतलब कि अपने कंट्री में ही लड़ाई हो रही थी। तो अब मैं कह रहा हूं कि कंट्री में लड़ाई हो रही थी और उसमें रोल आ गया ब्रिटेन जापान का। तो ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि वरीड ओवर द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। वरीड ओवर द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म का मतलब इन्हें डर था। देखो ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये बेसिकली कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी को ओन करने का सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा था। इसमें बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ओनर्स थे, तो उन्हें लगता था कि सिंपली कह सकते हो कि किसी भी कंट्री में अगर राजा वगैरह हैं तो किसी कंट्री में अगर उनके खिलाफ आवाज उठ रही है तो इन्हें भी डर लगेगा कि हो सकता है कल को हमारी कंट्री में भी उससे एग्जाम्पल लेके उससे प्रेरित होकर सेम काम हो जाए। तो ये लोग डरते थे। किस चीज से डरते थे? तो ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, जिस तरीके से रसिया में सोशलिज्म फैल रहा था उस चीज से डरते थे, और इसी वजह से ये लोग इस सोशलिज्म को रसिया में ही खत्म कर देना चाहते थे, रसिया में ही इसको क्रश डाउन कर देना चाहते थे, दफना देना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि रसिया में सोशलिज्म और फैले, क्योंकि इन्हें डर लगता था। तो इस वजह से ये लोग ग्रीन्स और व्हाइट्स का सपोर्ट कर रहे थे। कौन सपोर्ट कर रहा था? तो फ्रांस, ब्रिटेन, जापान एंड अमेरिका। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? बिकॉज दे वर वरीड ओवर द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। रसिया में जिस तरीके से सोशलिज्म फैल रहा था उस पर ये लोग वरीड थे। नाउ अगला पॉइंट देखो, अब हुआ क्या? देखो सिस्टम पूरा तैयार है, 3 पार्ट में सोसाइटी बढ़ चुकी है, रेड, ग्रीन्स और व्हाइट्स। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान का सपोर्ट मिल चुका है ग्रीन्स और व्हाइट्स को, और एक तरफ बोल्शेविक पार्टी है जो लड़ने के लिए पहले से तैयार बैठी है। तो अब 1917 से ही शुरू हो चुका था हमारा सिविल वॉर। तो एज अ रिजल्ट इन सब की वजह से जो भी चल रहा था, लोग बोल्शेविक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इन सब की वजह से एज अ रिजल्ट सिविल वॉर बिगेन। कब शुरू हुआ था सिविल वॉर? तो ये 1917 से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट हमें 1918 से देखने को मिला। ठीक है, 1917 में जैसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन खत्म हुआ और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, तभी से हम मानते हैं कि इसका सिविल वॉर शुरू हो गया था। मीन्स दिसंबर के आसपास से इसकी शुरुआत हो गई थी, दिसंबर 1917 से। तो 1917 से लेके 18 नहीं होगा, ये 1922 होगा। ठीक है, 1970 से 1922 तक ये चला था। तो 1917 में एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द सिविल वॉर बिगेन। अब सिविल वॉर के टाइम पे क्या चल रहा था? तो लूटिंग, बैंडिटी एंड फेमाइन वर कॉमन। मतलब कि लूटपाट चल रहा था, बैंडिट्री का मतलब कि डकैती वगैरह है, और सोसाइटी में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी, फेमाइंस वगैरह की सिचुएशन भी अराइज हो चुकी थी। तो इन सारी चीजों का होना एकदम फ्रिक्वेंट हो गया था, बहुत कॉमन हो गया था। 1917 से लेके 1922 तक ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली सोसाइटी में फैली रही, लूटपाट, डकैती एंड ऑल सब चलता रहा। अब देखो इसका ये पहला पार्ट था, सिविल वॉर का पहला पार्ट, कि क्यों हुआ सिविल वॉर, सिविल वॉर के पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या रीजंस था, और कैसे लोगों ने तैयारी की सिविल वॉर की। अब शुरू हो गया सिविल वॉर, तो अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि जो दो टीमें बनी थी उन दोनों टीमों की क्या स्टेटस थी, क्या सिचुएशन थी, किसको किसका सपोर्ट मिल रहा था, कौन कितना पावरफुल था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाइट टुक हार्श स्टेप्स विथ द पीजेंट्स हु हैव सीज्ड देयर लैंड। अब जो किसान लोग, जो पीजेंट्स, नोबिलिटी क्लास की और लिबरल्स क्लास की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी लैंड, उसको हड़प के ये जो आप सीज किए थे उनके खिलाफ व्हाइट जो थे वो आवाज उठा रहे थे, बहुत कठोर कदम ले रहे थे, उन्हें मार पीट भी रहे थे, उनके साथ बहुत ज्यादती कर रहे थे। मतलब सिंपल है कि उनको टॉर्चर कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। और इससे अब देखो, चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर वो किसी के खिलाफ हार्श स्टेप्स लेता है तो सोसाइटी की नजर में वो बुरा हो जाता है। ठीक है, ये चीज देखा होगा, कोई कितना भी बुरा इंसान है और कोई अच्छा इंसान है, अगर वो अच्छा इंसान इस बुरे इंसान के साथ कुछ बुरा करने लगे और
लिमिट क्रॉस करने लगे तो फिर वो इंसान भी सोसाइटी की नज़र में बुरा हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, पीजेंट्स ने उनकी ज़मीनें ली थी, सीज की थी, तो ये उन लोगों ने किया था बुरा कहीं ना कहीं। मीन्स ऐसा नहीं है, मैं उस टर्म्स में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या ये मत कहना कि सर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं लिबरल्स और जो नॉबिलिटी क्लास है इनकी ज़मीनें दी गई थी उन्हें, तो उन्हें बुरा लगता था, तो उनका आवाज़ उठाना सही था, पर जो हार्श स्टेप वो ले रहे थे, जितनी कड़ाई वो कर रहे थे, वो गलत था। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑल दिस मेड देम अनपॉपुलर। ये वाइट्स जो पीजेंट्स के साथ हार्श स्टेप्स ले रहे थे, वो उन्हें अनपॉपुलर बना रहा था, लोगों की नज़र में वो बुरे बनते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन्स और वाइट वाला क्लास था, ग्रुप था, वो धीरे धीरे अनपॉपुलर हो रहा था, लोगों का उन्हें सपोर्ट कम मिल रहा था। नाउ दूसरी टीम जो थी बोल्शेविक, उसकी क्या सिचुएशन थी, तो बोल्शेविक गॉट सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जादिदिस्ट। नाउ नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जादिदिस्ट कौन थे, तो नॉन रशियन नेशनलिस्ट का मतलब क्या है कि वो नेशनलिस्ट जो रसिया से बिलोंग नहीं करते थे। मतलब देखो, यूरोप जैसे है, यूरोप की ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, इंडिया को ब्रिटेन ने अपना कॉलोनी बना लिया था, तो ऐसे ही रसिया भी अगल बगल की बहुत सारी टेरिटरीज को अपने कब्जे में किया हुआ था, ठीक है। तो रसिया में वो लोग जो रसियन नेशनलिटी से नहीं बिलोंग करते थे, जो अदर नेशनलिटीज से बिलोंग करते थे, अभी इसमें एक एग्जांपल भी नीचे है खीवा का, उसको एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझो कि रसिया के वो लोग जो रसियन नेशनलिटी से नहीं बिलोंग करते थे, जैसे ब्रिटेन के लिए हम ब्रिटेन नेशनलिस्ट तो थे नहीं जिस टाइम पे हम उनके कॉलोनी थे, ठीक है। तो सेम वे में जिनको ये कंट्रोल किए हुए थे, वहां के लोग जो रशियन नेशनलिस्ट नहीं थे, उनका सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। क्यों सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि जब तक जारिस्ट रेजाइन रहा, तब तक जिनको ये कंट्रोल किए थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता आ रहा था। लेकिन बोल्शेविक कहीं ना कहीं रशियन माइनॉरिटीज के लिए भी काम कर रही थी। बीच में लेक्चर में मैंने ये चीज बताया है कि बोल्शेविक पार्टी लोअर स्टेटा के लिए लोग काम तो कर ही रही थी, वर्कर्स और पीसेंट के लिए, साथ में जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनके लिए भी बोल्शेविक पार्टी काम कर रही थी। तो इन्हें नॉन रशियन नेशनलिस्ट का भी सपोर्ट मिला, जो अदर नेशंस थे जिन पे ये कंट्रोल किए हुए थे उनका इन्हें सपोर्ट मिल रहा था, और साथ में मुस्लिम जादिदिस्ट कौन होते हैं, ये अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली सिर्फ इतना लिखना कि दोज हु वांट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न इस्लाम। ये सोसाइटी में मॉडर्न इस्लाम इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, मतलब कि ये अपनी सोसाइटी को अपने तरीके से चेंज करना चाहते थे, मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते थे, मॉडर्न इस्लाम एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो दोज हु वांट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न इस्लाम इन द सोसाइटी आर नोन एज मुस्लिम जादिदिस्ट। तो इन्हें किसका सपोर्ट मिल रहा था बोल्शेविक का, नॉन रशियन नेशनलिटीज और मुस्लिम जादिदिस्ट का। तो अभी क्या है, पलड़ा किसका भारी है, नॉन रशियन नेशनलिटीज और मुस्लिम जादिदिस्ट का सपोर्ट मिल रहा है बोल्शेविक को, तो बोल्शेविक का पलड़ा भारी है। एक और रीजन क्यों भारी है, तो एक रीजन ये है कि इनके पास रसिया की वो सिटीज थी जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस थी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां थी, इंडस्ट्रियल एरिया इनके कंट्रोल में था, और साथ में अभी अक्टूबर रेवोल्यूशन में देखा है कि इनके पास ऑरोरा शिप एंड ऑल भी थी, तो इनके पास इक्विपमेंट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इनका पलड़ा थोड़ा भारी था। इनके पास क्या था, इनके पास साउथ रसिया का थोड़ा सपोर्ट था, और साथ में जो फॉरेन कंट्रीज थी, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका एंड ऑल, इन लोग का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो दूर की कंट्रीज थी, और इनके पास बोल्शेविक के पास अपने अगल बगल का पूरा सपोर्ट मिल रहा था, और अपनी कंट्री का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। तो इसकी वजह से बोल्शेविक थोड़ी सी पॉपुलर थी, थोड़ा सा इनका पलड़ा भारी था। अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं दिया है कि सिविल वॉर में क्या हुआ था, सिर्फ इतना समझो कि सिविल वॉर में ये लोग आवाज उठा रहे थे, कौन लोग, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, लिबरल्स और नोबिलिटी क्लास। ये बोल्शेविक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, फाइट हुआ भी था, काफी ज्यादा मीन्स माहौल गर्म हुआ था, फाइट वगैरह हुआ था, 1922 तक ये सारी चीजें चली। लेकिन बोल्शेविक पार्टी अगेन आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन विनर बन के सामने आई थी। ये चीज बुक में दिया नहीं है कि बोल्शेविक पार्टी विनर बनी थी, ठीक है। तो इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि जीता कौन था सिविल वॉर में। तो बच्चा, सिविल वॉर में बोल्शेविक पार्टी की जीत हुई थी, और ये कैसे पता चलता है, तो बोल्शेविक पार्टी 1922 में जब जीती थी, तो इसने पूरे रसिया के जितने भी अदर टेरिटरीज थे, जो नॉन रशियन
सोसाइटीज थी, नॉन रशियन टेरिटरीज थी, मतलब जो इनके कब्जे में थी, उन सबको मिला के एक बड़ा यूनियन बनाया। ठीक है, एक बड़ा यूनियन बनाया, मतलब सिंपली कि रशिया अपने साथ कुछ अदर कंट्रीज को मिला के एक यूनियन बनाया, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बोला गया, यूएसएसआर। ठीक है, तो ये क्लियर करता है भाई, बोल्शेविक पार्टी ने ये यूनियन बनाया था, तो सिंपल है कि बोल्शेविक पार्टी जीती होगी सिविल वॉर। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी सिविल वॉर जीती थी। यहाँ तक सिविल वॉर की स्टोरी लगभग खत्म हो जाती है कि इनका पलड़ा भारी था बोल्शेविक पार्टी का, तो ये जीत गए। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आती है खीवा की। खीवा क्या है? खीवा सेंट्रल एशिया का एक पार्ट है। जैसे अभी देखोगे अगर, तो एक बार मैप इसका देख लेना, रशिया ऐसे है, तो यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, इंडिया का जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पे आपका खीवा आता है। तो खीवा एशिया का सेंट्रल पार्ट है, एक छोटी सी कंट्री कह सकते हो, एक छोटी सी कंट्री है खीवा। अब था क्या? तो खीवा रशिया का एक कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब कि रशिया का कंट्रोल था खीवा पे। रशिया के लोग खीवा के लोग रशिया के लिए नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे। तो हुआ क्या, जो बोल्शेविक के कॉलोनिस्ट थे, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट मतलब बोल्शेविक के जो लोग खीवा में थे, क्यों थे? क्योंकि बोल्शेविक का कंट्रोल था, पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था, तो बोल्शेविक के कॉलोनिस्ट खीवा में थे। अब हुआ क्या, देखो बोल्शेविक पार्टी मैंने बताया कि बहुत सारे गलत कदम भी उठा रही थी, इसका एटीट्यूड चेंज हो चुका था। तो इसका एक एग्जाम्पल है ये कि इन खीवा, इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट मैसेकेयर्ड लोकल नेशनलिटीज इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। मतलब क्या है? मतलब है कि बोल्शेविक के जो कॉलोनिस्ट थे, इन्होंने खीवा के लोकल नेशनलिटीज को मैसेकेयर्ड कर दिया। अब मैसेकेयर्ड क्या है? मैसेकेयर्ड का मतलब होता है कि मर्डर इन ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे लोगों की हत्याएं करना। जैसे अभी जलियांवाला बाग कांड में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, तो उसको जब पढ़ोगे तो वहां पे जलियांवाला बाग मैसेकेयर आता है। मैसेकेयर का मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो वही चीज खीवा में हुआ। खीवा में जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे, इन्होंने जो वहाँ के लोकल नेशनलिटीज थी उनको मार डाला था, काफी ज्यादा लोगों को मार दिए थे। और क्यों मारे थे? कह रहे थे कि इनसे सोशलिज्म को खतरा है। अब बताओ, जो खीवा के लोग थे वो कौन थे? नॉन रशियन नेशनलिटीज। और नॉन रशियन नेशनलिटीज बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे या नहीं? करते थे। तो जब नॉन रशियन नेशनलिटीज बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे और बोल्शेविक उन्हीं को मार रहा था, तो इससे एक चीज हुआ कि जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थे, जो बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे, ये कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है बोल्शेविक, हम तो इनके साथ हैं, हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये हमारे लोगों को क्यों मार रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैसेकेयर्ड लोकल नेशनलिटीज इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म एंड मेनी बिकम कंफ्यूज्ड अबाउट बोल्शेविक गवर्नमेंट, कि भाई बोल्शेविक क्या कर रही है, लोग कंफ्यूज हो गए। अब बोल्शेविक को जब लगा कि हमने गलत कर दिया है, पछतावा जब हुआ, तो बोल्शेविक ने क्या किया, टू रेमेडी दिस। रेमेडी दिस का मतलब कि इसका भरपाई करने के लिए, जो भी नुकसान होने वाला था इसकी वजह से, उसको ओवरकम करने के लिए इसने क्या किया, जो यूएसएसआर बनाया था, जो यूनियन बनाया था सारी अदर टेरिटरीज का, उसमें जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दिया। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि इनको पॉलिटिकल स्फीयर में छूट दी थी, पूरी तरीके से छूट नहीं कि जैसे मन करे वैसे रूल करो, कुछ हद तक इन्हें फ्रीडम दिया था पॉलिटिकल ऑटोनॉमी में, कि आप अपना लीडर चूज कर सकते हो, ठीक है, एंड कुछ डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें कुछ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। अभी तक इनको बहुत टॉर्चर किया जाता था जालिस्ट रिजाइम में, इनके साथ बहुत ज्यादती की जाती थी, लेकिन अब यूएसएसआर में इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिली, तो कहीं ना कहीं बोल्शेविक के लिए लोगों का दोबारा से सपोर्ट ग्रो हुआ। तो ये जो नुकसान इन्होंने खीवा में किया था अपना, उस चीज को रिमेडी करने के लिए इन्होंने यूएसएसआर में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी थी इन लोगों को। अब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने के बाद देखो, दिस वॉज, यहाँ पे देखो, दिस वॉज कॉम्बाइंड विद मेनी अनपॉपुलर पॉलिसीज। ये जो यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें जो रूलर्स थे, इनको बहुत सारे नियम का पालन करना था, ठीक है। मेन चीज कौन था? मेन तो आपका रशिया ही था, रूस। तो रशिया के अंडर में ये लोग थे, तो उन लोगों को बहुत सारी पॉलिसीज को फॉलो करना होता था, जिसमें से बहुत सारी पॉलिसीज अनपॉपुलर थी। अनपॉपुलर का मतलब कि थोड़ी सही नहीं थी, जिसमें एक एग्जाम्पल है सच एज
डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैडिज्म क्या होता है? नोमैड्स, नोमैड्स मतलब जानते हो, नोमैड्स वर्ड सुना है? नोमैड्स घुमक्कड़ लोगों को कहते हैं। घुमक्कड़ इन द सेंस कि ये नहीं कि जो दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करते हैं, ठीक है, रात भर पार्टी करने वाले और घूमने वाले लोगों को घुमक्कड़ वाला नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे ये एक कम्युनिटी है, एक लोगों का ग्रुप होता है घुमक्कड़ जिन्हें बोलते हैं नोमैड्स। ये क्या करते हैं? ये अपने कैटल्स एंड ऑल लेके जगह से जगह जगह घूमते रहते हैं। ये कहीं एक जगह स्टेबल नहीं रहते, कभी यहाँ रहेंगे कभी कहीं और रहेंगे, तो ये ट्रेवल करते रहते हैं। इन्हें कहते हैं नोमैड्स। जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स एंड ऑल हैं, वैसे ही एक कम्युनिटी है नोमैड्स की। तो ये जो बोल्शेविक पार्टी थी ये नोमैड्स को डिस्करेज करती थी, ये इन्हें सपोर्ट नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं बोल्शेविक पार्टी एक लोअर स्ट्रेटा के सेक्शन को डिस्करेज कर रही थी, ये बुरा था। तो बहुत सारी यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, इन्होंने कोशिश की कि लोकल नेशनलिटीज जो नॉन रशियन नेशनलिटीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल दोबारा पाया जाए, और इन्हें मिला भी, बट कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज की वजह से वो चीज पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मतलब कि नॉन रशियन नेशनलिटीज जो थे उनके ऊपर इनका पूरा कंट्रोल नहीं मिल पाया, जितना इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अनपॉपुलर पॉलिसीज भी उसमें थी। तो यहाँ पे देखो लास्ट में इसीलिए लिखा है कि अटेम्प्ट्स टू विन ओवर द नॉन रशियन नेशनलिटीज वाज पार्टली सक्सेसफुल। ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, कुछ हद तक ही सक्सेसफुल हो पाया था, पार्टली सक्सेसफुल था। खैर ओवरऑल हुआ क्या था? तो ओवरऑल सिविल वॉर में फाइनल वॉर था, सिविल वॉर रशियन रेवोल्यूशन का, जिसमें एक बार फिर से जो बोल्शेविक पार्टी है वो लीडर बन के सामने आई थी और इसी की दोबारा से जीत हुई थी। ठीक है, तो 1917 से 1922 तक चला था सिविल वॉर, और 1922 में दिसंबर में, शायद 30 दिसंबर को यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद सिविल वॉर क्लोज हुआ एंड यूएसएसआर मीन्स एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनियन बन के सामने आई, रशिया। ठीक है, तो ओवरऑल सिविल वॉर में रशिया में बोल्शेविक पार्टी की एक बार फिर से जीत हुई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिविल वॉर। सिविल वॉर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें थी नहीं, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा था क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब आगे एक दो पॉइंट और बचे हैं, उसको हम देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।